Now I'm going to take your class, and this is the first class of CVP series and calculus, vector and 3D and probability. I will cover all the three subjects, and mostly I will speak in Hindi, and so you should not worry about it. And now I will start my class on CVP series, and this is the first class of mine, and this is based on limit and continuity. So without wasting time, I would finish it, or I would finish approximately half of the limit and continuity today and the rest tomorrow. Thank you. So please have your attention here, and please be patient with me. Thank you. Okay. Functions and limit. What do you know about function? What do you know about function? फंक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं? फंक्शन क्या है? फंक्शन जो है वो एक रिलेशन का सबसेट है. जो भी रिलेशन होता है उसका सबसेट फंक्शन होता है. तो रिलेशन क्या है? रिलेशन है कोई भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट. आप जब दो सेट लेते हो, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं सारे रिलेशन कहलाते हैं. उसका सबसेट होता है फंक्शन. तो मैं फंक्शन से स्टार्ट कर रहा हूं. पहले मैं इसका डेफिनेशन दे देता हूं आपको. Function. If every element of the domain is related to only one element of the codomain, then that type of relation is called function. Please note it down. If every element of domain is related to a unique element of codomain, then that relation is called function. तो फंक्शन का डेफिनेशन यही है. फंक्शन का डेफिनेशन है if every element of domain ये मान लीजिए आपका ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है. इसका एवरी एलिमेंट मतलब इसका सारा का सारा एलिमेंट किसी ना किसी से रिलेटेड होगा. बी के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड होगा. इसका कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा. मान लीजिए इसमें है 1 2 3 और 4, और इसमें है 1 4 9 7 10 16. तो इसका एवरी एलिमेंट will be related to a unique element of set B. Then only that relation will be called function. तो इसका प्रत्येक एलिमेंट एवरी सारे के सारे एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होंगे, और हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही रिलेशन होगा सेट बी. तो मान लीजिए ये फंक्शन है
एक्स स्क्वायर। तो एक किससे रिलेटेड होगा, एक से। दो किससे रिलेटेड होगा, 4 से। 3 किससे रिलेटेड होगा, 9 से। 4 किससे रिलेटेड होगा, 16 से। ऐसा तो कोई भी इसमें एलिमेंट नहीं है जिसका जो 2 से रिलेटेड है, 2 एलिमेंट से रिलेटेड है, सेट बी के 2 एलिमेंट से रिलेटेड हो। ऐसा कोई एलिमेंट आपको दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा होगा। तो ये क्या है, फंक्शन है। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन के डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन ये जो आपको सेट ए है, सेट बी है, इसको हम डोमेन कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, कोडोमेन। If every element of set domain means each and every element will be related no matter what is that element. Actually सारे के सारे एलिमेंट रिलेटेड होंगे बी के किसी ना किसी एलिमेंट से, और बी का सिर्फ एक ही एलिमेंट रिलेटेड होगा इसके हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट से। ठीक है, हाँ। मीन्स ये नहीं हो सकता कि एक के साथ 4 भी रिलेटेड हो, ये नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि कोई एक ही वैल्यू देगा। ये फंक्शन एक साथ 2 वैल्यू तो नहीं दे सकता, इसलिए इसका एक समय में एक ही वैल्यू होगा। किसी एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होगा। अगर कोई फंक्शन किसी एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट दे तो वो फंक्शन नहीं होगा। और वैसा फंक्शन मैंने तो नहीं सुना है, आप लोगों ने हो सकता है सुना हो। तो ये फंक्शन है, मतलब ऐसा ही है। फंक्शन का डेफिनेशन आपको पता चल गया। हाँ, अब देखिएगा साइन कॉस जब आप पढ़ेंगे, साइन कॉस एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आपको किसी एक x के लिए, किसी एक x के लिए एक ही y होगा, किसी एक x के लिए एक ही y होगा। लेकिन जब उसका आप इन्वर्स निकालने जाओगे तो क्या होगा, एक थीटा के लिए, 2 थीटा के लिए साइन बस साइन, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू साइन थीटा है, तो थीटा क्या होगा, साइन बस y। तो ये आपका हो गया, ये हो गया थीटा है, थीटा एक्सिस जिसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये हो गया वाई एक्सिस। तो थीटा, किसी एक थीटा के लिए आपको क्या होगा, 2 मिल जाएगा, मतलब 2 वाई मिलेंगे। किसी एक थीटा के लिए 2 वाई मिलेंगे, किसी 2 वैल्यू के लिए 1 थीटा होगा। ऐसा साइन वर्स में आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए वैल्यू, आप मान लीजिए जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, 2 वैल्यू -½ और ½ जैसे मान लीजिए -½ और ½ जैसे कोई एक वैल्यू जैसे 0, वो थीटा के 2 वैल्यू के लिए मिलता है, एक 0 के लिए, एक पाई के लिए, एक 0 के लिए, पाई के लिए 2 वैल्यू मिलता है। 0 के लिए भी मिलता है, पाई के लिए भी मिलता है 0। और जैसे कि मान लीजिए आप 1, वैल्यू 1, 90 डिग्री पे भी 1 होगा, 3π/2 270 डिग्री पे भी 1 होगा। तो आई मीन टू से दैट, इसलिए इसको एक इंटरवल में डिफाइन किया जाता है। अगर इसको फंक्शन होना है तो इसको किसी एक वैल्यू के लिए एक ही थीटा देना होगा। अगर वो 2 थीटा देता है एक वैल्यू के लिए तो वो फंक्शन नहीं है। तो इसलिए इसको हम एक इंटरवल में लेते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये डोमेन है, ये कोडोमेन। देखिए ये फंक्शन है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज रिलेटेड टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, देन रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन।
हो गया। और चलिए मैं इसको हटाता हूँ। हाँ, एक मिनट। अब देखिए आप, तो ये कह रहा है कि every element of domain is related to a unique element of codomain, then that relation is called function। मतलब इसका सारा का सारा एलिमेंट फंक्शन में होगा, रिलेशन में होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इसका सारा का सारा जो हो ऑक्युपाइड हो, तो इसमें बच सकता है। अगर इसमें बचता है तो इसको हम इनटू फंक्शन कहते हैं, अगर नहीं बचता है तो उसको हम ऑनटू फंक्शन कहते हैं। तो इन शॉर्ट आई वुड से दैट if there is some element left over in set B, or you can say in codomain, then that function will be called into function, otherwise onto function। तो ये हो गया। मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ और चलिए मैं इसको हटाता हूँ। If there is some element left in set B, जिसको हम कोडोमेन कहते हैं, यहाँ मैं डायरेक्ट सेट B लिख रहा हूँ। If there is some element left in set B, then that relation will be called function। Otherwise, if there is some element left in set B, then that relation will be called into function। Otherwise onto function। Otherwise onto function। तो फंक्शन क्या देखा आपने, दो तरह के होते हैं, इनटू एक ऑनटू। ठीक है, तो ये किस पे, ये किस चीज से रिलेटेड है, ये आपका रिलेटेड है कोडोमेन में रेंज से रिलेटेड है। यू कैन से दैट दिस इज रिलेटेड टू रेंज, मतलब रेंज। अगर रेंज, इफ रेंज इसको डोमेन कहते हैं, और ये जिसको मैप करता है, ये तो नहीं होगा, ये डोमेन हुआ, और ये जिसको मैप करता है वो रेंज कहलाता है। अगर रेंज इक्वल होता है, अगर रेंज आपको आप कह सकते हैं रेंज इज range and domain is the domain is equal to range। Range, if there is some element left in set B, then that relation will be called into function, otherwise onto function। तो ये हो गया। into onto दो तरह का फंक्शन होता है। तो अब आप देखिए, ये तो हुआ आपका डेफिनेशन बेस्ड ऑन रेंज। मीन्स अगर रेंज जो है वो और कोडोमेन इक्वल है, रेंज और कोडोमेन इक्वल है, तो वो क्या कहलाएगा आपका ऑनटो फंक्शन। अगर रेंज सबसेट है कोडोमेन का, तो ये क्या कहलाएगा प्रॉपर सबसेट है। मींस इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट छूटा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा आपका
इस केस में ये कहलाएगा आपका इनटू फंक्शन, और अगर ये सबसेट है एंड इक्वल है तो ये क्या कहलाएगा आपका कोडोमेन, मतलब रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल है तो उस केस में ये कहलाएगा आपका ऑनटो फंक्शन। तो ये ऑनटो और इनटू फंक्शन का डेफिनेशन है। तो ये आप पॉज करके लिख लेंगे, अगर किन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा है तो पॉज करके लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चीज को भी मिटा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए आगे चल के। तो और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, वो आपको रेंज मतलब जो डेफिनेशन पे पूछा जाता है वो फंक्शन जो होता है, फंक्शन के नेचर पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फंक्शन, फंक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। Reflexive function, symmetric function, and reflexive function, symmetric function and transitive function. Actually, on the basis of nature, function is divided into 3 types: reflexive function, symmetric function and transitive function. Means there are 3 types of function. There are 3 types of function based on nature of the function. तो ये 3 तरह के फंक्शन होते हैं। अब रिफ्लेक्सिव फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ट्रांजिटिव फंक्शन क्या होता है। अगर मान लीजिए रिफ्लेक्सिव फंक्शन होता है, कोई मान लीजिए एक सेट है, एक आपको सेट दिया हुआ है, वो सेट है मतलब सेट नहीं, रिलेशन सेट, एक रिलेशन सेट दिया हुआ है, मतलब उसमें क्या क्या है, 1 1 2 2 3 3 है, ऐसा है। और कुछ भी है, मान लीजिए 2 3 है, 2 3 तो हो ही नहीं सकता, फंक्शन ही नहीं होगा, 2 0 है, इस तरह से है। तो ये क्या है, 2 0 है, 0 0 है, इस तरह से है आपका। ये रिफ्लेक्सिव फंक्शन है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव फंक्शन में जो भी है डोमेन, आपका जो भी है इसका डोमेन, जब भी आपको डोमेन जब भी आपको फाइंड आउट करना हो तो आप रिलेशन सेट में पहला एलिमेंट को देखेंगे, सब में पहले एलिमेंट को देखेंगे और उसका क्या लेंगे, यूनिक सेट बनाएंगे। सेट्स में हमेशा डिस्टिंक्ट एलिमेंट होता है, जितना आप ध्यान रखिएगा। सेट्स किसको कहते हैं, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। तो मैं उतना डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, ये डेफिनेशन आप बुक्स में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन सेट है 1 1 2 2 3 3 2 0 0 0। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसका डोमेन क्या क्या है, डोमेन 1 2 3 0 0 1 2 3। अब देखिएगा, अगर जितना भी डोमेन में है, अगर वही खुद को पॉइंट करता हो फंक्शन में तो वो रिफ्लेक्सिव फंक्शन होता है। 0 0 1 1 2 2 3 3 है ना। तो इस सारे एलिमेंट खुद को क्या करते हैं, पॉइंट कर रहे हैं। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं,
रिफ्लेक्सिव फंक्शन कहते हैं, ये आपका फंक्शन का नेचर है। अब सिमेट्रिक फंक्शन देखिए, मान लीजिए रिलेशनशिप क्या है, वन टू है, टू वन है, तो इस तरह का फंक्शन क्या होगा, अगर रिलेशनशिप ऐसा है, इसमें आप क्या देख रहे हैं सिमेट्रिक फंक्शन में, सिमेट्रिक वही होता है इसमें अगर वन टू है तो टू वन होगा, जीरो वन है तो वन जीरो होगा, मतलब अगर एक है तो दूसरा होगा, ये देखना है तो सिमेट्रिक होता है। ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर वन टू है, टू थ्री है तो वन थ्री भी होगा, वन थ्री है, थ्री टू है तो वन टू भी होगा। तो इस तरह से ये क्या होता है, ये ट्रांजिटिव सेट हुआ। अगर वन टू है, टू थ्री है तो वन थ्री भी होगा, टू थ्री है, थ्री टू है तो टू टू भी होगा, वन थ्री है, थ्री टू है तो वन टू भी होगा, टू थ्री थ्री टू, वन टू थ्री। ये आपका कैसा सेट है, अकॉर्डिंग टू नेचर ये आपका रिफ्लेक्सिव है। ये कैसा सेट है अकॉर्डिंग टू नेचर, ये आपका सिमेट्रिक है, और ये एज पर नेचर ट्रांजिटिव है। तो ये हो गया इन शॉर्ट रिलेशंस, इन शॉर्ट रिफ्लेक्सिव फंक्शंस, फंक्शन सिमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रांजिटिव फंक्शन का डेफिनेशन। मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत चीज़ कवर करना है। ओके, बहुत चीज़ का मतलब कम से कम आज मुझे लिमिट कंटिन्यूटी का हाफ, फंक्शंस और लिमिट का हाफ कवर करना है, जिससे कि एक ही क्लास आगे लेना पड़े। इसलिए आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ये था फंक्शंस, ठीक है। अब फंक्शंस का ग्राफ पे आते हैं। फंक्शंस का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये आगे यूजफुल होने वाला है, इसलिए हम इसको देख लेते हैं। मान लीजिए ये फंक्शन है, अभी मैंने एक फंक्शन को डिस्कस किया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है। दूसरा y इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये फंक्शन है, फंक्शन है y इज इक्वल टू मॉड एक्स। x अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो y क्या होगा, x होगा। x अगर लेस देन जीरो होगा तो y क्या होगा, माइनस एक्स होगा, और ये प्लस माइनस एक्स होता है। तो ये फंक्शन है या नहीं है, फंक्शन है। तो फंक्शन है, क्योंकि x ग्रेटर देन जीरो के लिए x ये होता है, लेस देन के लिए ये होता है, इसलिए अगर ग्रेटर लेस दोनों के लिए एक ही होता तो फंक्शन नहीं होता, ठीक है। नहीं, मैं इसको ये डिस्क्राइब कर दूंगा। पहले एक्चुअली I will be discussing about the nature of these two function, and you can take one more function, y is equal to box x,
एंड ओके, मैं 5 फंक्शन ले रहा हूँ और पांचों फंक्शन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चौथा है sin x, पांचवा है cos x, ठीक है। tan x, ठीक है। तो ये 5 फंक्शन है, इसको हम एक्चुअली आई विल डिस्कस दीज 5 फंक्शंस विथ ग्राफ। कम हियर, हम लोग यहाँ पे देखिए, आप लोग यहाँ पे देखिए, ये 5 फंक्शन है, इसको हम ग्राफ के साथ डिस्कस करेंगे। तो ग्राफ क्या होता है, आखिर ग्राफ है क्या? तो ग्राफ अभी तक आप लोगों ने शायद ही किसी ने पढ़ा होगा ग्राफ, या फिर जरूरी समझा होगा ग्राफ को पढ़ना, शायद ही ऐसा किसी के साथ हुआ होगा और कि आप लोगों ने कभी ग्राफ को अहमियत दी होगी। तो ग्राफ की बहुत ज़्यादा अहमियत है अगर आप लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ने जाते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। इस चीज़ को आप बाद में समझ पाओगे, बट आई विल डिस्कस इट right now because all the 3 part which I told you right now will be coming later, one after another. So I will discuss the essential parts of my next class right now because the function should be discussed in function only. बिकॉज जब मैं आपको लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी बताने जाऊंगा, उस समय अगर मैं फंक्शन को डिस्कस करने लगूंगा तो आपको लगेगा कि पता नहीं ये ग्राफ क्या था। अगर मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ तो आपको फंक्शन भी समझ में आ जाएंगे अच्छी तरह से, और इसका यूजेबिलिटी, इसका जो यूटिलिटी है जो हमको आने वाली है नेक्स्ट चैप्टर में, वो अभी से कहीं ना कहीं यहाँ पे रहेगा। हम बोलेंगे और आप उसको कैच कर लेंगे। तो चलिए हम इस 5 चीज का ग्राफ आपको अभी बता देते हैं। ये ग्राफ है क्या, ग्राफ है क्या? तो हाँ, एक ग्राफ है y इक्वल टू x, ये आपने पढ़ा होगा शायद। यानी कि इसको आप ड्रॉ कीजिए। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या जरूरत है, पॉइंट का। आप पॉइंट को लोकेट कीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस में और उसको अलाइन कीजिए, एक लाइन से क्या कीजिए, मिलाइए, तो क्या हो जाता है, वो ऑटोमेटिक ग्राफ बन जाता है। तो आप पॉइंट लीजिए x और y, x 0 तो y क्या होगा 0, x1 तो y 1, x2 तो y 2। क्या देख रहे हैं हम, जो वैल्यू x का है वही वैल्यू y का है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक लीनियर रिलेशनशिप है, और लीनियर है, और क्या है, जो y है वो वही x है। इससे पता चल रहा है अगर ये होता तो जो x होता वो y नहीं होता, जो x होता उसका होल स्क्वायर y होता। तो x पे कोई पावर नहीं है, ये लीनियर रिलेशन है, दोनों का पावर एक ही है, तो और वो 1 है। तो आप क्या देख रहे हैं, इस टाइप के फंक्शन का ग्राफ कैसा होना चाहिए, निगेटिव। अगर x निगेटिव होगा तो y भी निगेटिव होगा, और x का जो वैल्यू निगेटिव में होगा वही y का वैल्यू निगेटिव में होगा। तो x 0 y 0, ये आपका 0 0 पॉइंट हो गया। x1 y 1, ये आपका 1 1 पॉइंट हो गया। x2 y 2, ये आपका 2 2 पॉइंट हो गया। x -1 तो y -1, ये आपका -1 -1, ये 1 पॉइंट हो गया। x -2 तो y -2,
ये पॉइंट हो गया। ये लाइन हो गया आपका y इज इक्वल टू x का। तो y इज इक्वल टू x का ये ग्राफ हो गया। ये बहुत ही सिंपल है, इसको आप देख लीजिए। मैंने ये y इक्वल टू x को डिस्कस करना नेसेसरी नहीं समझा, क्योंकि ये बेसिक्स है और आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत जगह, इस तरह बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा इस तरह का ग्राफ। तो ये ग्राफ है। अब देखिए, मैं ये ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं। चलिए, आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस ग्राफ एंड you should look at the board, because if anything is missed out, then everything is missed out. So you don't have to miss even a single letter from my mouth and from my board. Okay? तो पहला क्या है? y is equal to x square. पहले इसका पॉइंट लीजिए आप। कौन कौन सा पॉइंट होगा? x के किस वैल्यू के लिए y क्या होगा? x के किस वैल्यू के लिए y क्या होगा? तो x के इधर x ले लीजिए और इधर y। x0 y0, x1 y1, x2 y क्या होगा? 4, x3 y क्या होगा? 9, x माइनस 1 y क्या होगा? 1, x माइनस 2 y क्या होगा? 4, x माइनस 3 y क्या होगा? 9। तो आप क्या देख रहे हैं कि x के पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो आ रहा है वही निगेटिव वैल्यू के लिए भी आ रहा है। तो आप सिमिलर नेचर देख रहे हैं, यानी कि x पॉजिटिव और x निगेटिव दोनों के लिए y जो हो रहा है वो इक्वल है। x1 के लिए 1 है तो -1 के लिए 1 है, 2 के लिए 4 है तो -2 के लिए 4 है, -3 के लिए 9 है तो -3 के लिए भी 9 है। तो इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए? ऐसा x0 पे y0, x1 y1, x2 y4, यानी कि अब x2 पे y2 नहीं होगा। y2 होता तो क्या होता? स्टेट होता। y बढ़ जा रहा है तो यानी कि ये x2 पे y4 हो जा रहा है। जितना ज़्यादा आगे जा रहा है 3 ले रहे तो 9 हो जा रहा है। 4 ले जा रहा है तो 16 हो जा रहा है, मतलब बढ़ने का रेट ज़्यादा है। तो जैसे x1 से 2 गया, हम बढ़ कितना रहे हैं? 1। ऊपर कितना गए? 0 से 1 आए, 1 बढ़े। ऊपर कितना गए? 1। 0 से 2 आए, कितना बढ़े? मतलब 1 से 2 हो गए, 1 से 2 गए, 1 बढ़े। यहाँ पे 1 बढ़े थे, यहाँ पे भी 1 बढ़े, तो ये ऊपर कितना गया? ये कितना चला गया ऊपर? 4। लेकिन यहाँ कितना था ऊपर? 1। तो कितना बढ़ा? 1 से ये 4 हो गया, तो 3, 1 से 4 हो गया, 3 बढ़ा। यहाँ कितना बढ़ा? ये 0 से 1 गए, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए। अब 2 पे 4 हो गया, 3 पे 9 हो गया, तो 1 से 4 हो गया। यहाँ पे 1 था y, 1 से 4 हुआ, 4 से 9 हो गया। यहाँ पे 3 बढ़ा, यहाँ पे कितना बढ़ गया? 5। इस तरह से ऊपर बढ़ने का रेट जो है वो ज़्यादा है हॉरिजॉन्टल जाने के रेट से। इसलिए क्या होगा? ग्राफ ऊपर बढ़ता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा और आगे बढ़ेगा लेकिन
इसके बनिस्पत बहुत ही कम होगा, जो कि दिखाई नहीं देगा। तो उस स्थिति में जब ग्राफ पहुंच जाए उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल ग्राफ। मीन्स वो इनफाइनाइट पे जाके मीट कर रहे हैं। तो हाँ, तो नहीं सॉरी, पैरेलल नहीं होगा। इसका नेचर देखिए, मैं आपको इसके नेचर के बारे में बता कि वाई स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर का नेचर क्या होगा। वाई स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर का नेचर होगा, सॉरी वो बहुत दूर पर जा रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। चलिए इसको तो मिटाना नहीं है, ओके इसको मिटाना नहीं है, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए ग्राफ को। 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9 उधर गया। ठीक वैसे ही नेगेटिव में क्या हो गया, -1 पे 1, -2 पे 4, -3 पे 9, इस तरह से इधर भी बढ़ रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हो, ये जिस रेट से उधर बढ़ रहा है उसी रेट से इधर बढ़ रहा है। तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, x इनफाइनाइट होगा। यहाँ पे इनफाइनाइट रखिए, x इनफाइनाइट तो y क्या होगा, इनफाइनाइट। x इनफाइनाइट तो y इनफाइनाइट। मीन्स वो इनफाइनाइट पे मीट करेगा, मतलब x इंफिनिटी तो y इंफिनिटी। मीन्स वो बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। पूरा x एक्सिस, पूरा रियल नंबर जितना भी आएगा, x एक्सिस पे सारा रियल नंबर होता है, रियल एक्सिस उसको कहते हैं। तो उस पे जितना भी रियल नंबर होता है सबके लिए कुछ ना कुछ y मिलेगा ही। तो ये हो गया आपको y स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है, ये इनटू फंक्शन है या ऑनटो फंक्शन है। हर x के लिए कुछ ना कुछ y मिल रहा है, मतलब y जो है कोई भी y वो छूटेगा नहीं, उसके लिए कोई ना कोई x होगा ही। पूरा x एक्सिस पे जितना भी नंबर है सबके लिए कुछ ना कुछ y मिल रहा है, वो ऑनटो फंक्शन है। प्रत्येक x के लिए कुछ ना कुछ y तो मिलेगा ही, लेकिन प्रत्येक y के लिए कुछ ना कुछ x होगा, प्रत्येक y के लिए कुछ ना कुछ x होगा। तो क्या होगा वो, मतलब y क्या हुआ, कोडोमेन, और x क्या हुआ, डोमेन। तो आपका क्या हो रहा है, प्रत्येक y मतलब सारा कोडोमेन का सारा एलिमेंट के लिए कुछ ना कुछ है, तो वो क्या हो गया, ऑनटो फंक्शन, ठीक है। ग्राफ से बहुत कुछ पता चलता है फंक्शन के बारे में, और उसका एप्लीकेशन बाद में है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। आई विल डिस्कस इट लेटर, बट फॉर द टाइम बीइंग एक्चुअली दिस वाज वेरी मच important to actually discuss about it. This was very much important, so I discussed it. Actually I am discussing right now only one function. Actually I have discussed only one function. Now I will move on and I will come to the second function. ये फंक्शन के ग्राफ से आपको क्या पता चलता है, ये जो है ऑनटो फंक्शन है, ऑनटो फंक्शन है, इतना तो पता चल गया। बाकी क्या पता चलेगा वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि वो ग्राफ से क्या पता चलता है। तो अभी तो इतना तो पता चल गया कि ये ऑनटो फंक्शन है, ठीक है। अब दूसरा नंबर y इज इक्वल टू मॉड x। इसका आप पॉइंट ले लीजिए, x0, y क्या होगा, ये प्लस माइनस x होता है। x पॉजिटिव होगा तो प्लस x होगा और नेगेटिव होगा तो माइनस होगा। मतलब ये हुआ कि इसको हटाई लीजिए, भी समझ में नहीं आएगा। x के हर वैल्यू के लिए मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉड क्या होता है, मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव वेदर यू टेक
x as negative or positive, doesn't matter, the output will be always positive. Means this will be positive always. So क्या करना होगा, मॉड एक ऑपरेटर है, अगर निगेटिव रहेगा तो उसको पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव बना देगा। एक्चुअली मॉड हम यूज करते हैं लेंथ निकालने के लिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए। कहीं डिस्टेंस निगेटिव हो सकता है। अब यहाँ से हमको जाना है तिलका माझी, तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब वो एक डिस्टेंस है, वो निगेटिव नहीं हो सकता। 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर, अगर कोई कहे -2 किलोमीटर, क्या मतलब हुआ, कोई सेंस ही नहीं है। तो लेंथ कितना है, इस पेन का लेंथ कितना है, ये 6 सेंटीमीटर है या 7 सेंटीमीटर है, जो भी है। तो ये -6 सेंटीमीटर -7 सेंटीमीटर तो नहीं हो सकता, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसलिए कुछ क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि मुझे हमेशा प्लस साइन के साथ चाहिए होता है, तो उस केस में हम मॉड लगा देते हैं, ऑटोमेटिक कुछ भी आएगा वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, पॉजिटिव आउटपुट देगा। x0 y0 x -1 सॉरी 1 y1 x -1 y1 x2 y2 x -2 y2 ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसको आप अगर ड्रॉ करेंगे तो 0 पे 0, 1 पे 1, मतलब जैसा आपने y का कोई x पढ़ा था ठीक वैसे ही है। अब देखिए, लेकिन इसमें क्या है, जो वैल्यू पॉजिटिव, मान लीजिए मैं एक साथ इसको कर देता हूँ, 2 पे क्या होगा, 2 -1 पे 1 -2 पे 2, यानी कि जो पॉजिटिव वैल्यू के लिए हो रहा है वही निगेटिव के लिए हो रहा है। क्योंकि मैंने आपसे यहाँ भी डिस्कस किया था, जो पॉजिटिव के लिए आ रहा था वही निगेटिव के लिए आ रहा था। तो क्या किया था, ऐसा ग्राफ हुआ था। तो क्या ये भी वैसा ही होगा? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो वैसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंट फंक्शन है। तो इसको आप ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होगा, ये y = mod x का ग्राफ होगा। क्यों? क्योंकि y = x का जो ग्राफ है वही होगा, लेकिन वहां पे क्या होता था, x निगेटिव y निगेटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, बट यहाँ क्या हो रहा है, x निगेटिव y पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। 0 0 सुविधा के लिए पॉइंट को अगर ले लें और उसको अलाइन कर रहे हैं, एक लाइन में ला रहे हैं, अलाइन नहीं, एक्चुअली फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइंग ग्राफ, फर्स्ट you should take several points on the coordinate axis and then meet them. Actually, just meet them by joining the line. Then that would be the graph of the function. तो यहाँ पे आपने क्या देखा, y = mod x क्या है, ये ग्राफ का, इसका ग्राफ है ये, और ये एक फंक्शन है। तो ये किस तरह का फंक्शन है, ये फंक्शन ऑनटो है या इनटू है, ये फंक्शन ऑनटो है या इनटू है। एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट ऑनटो एंड इनटू, बिकॉज ऑनटो एंड इनटू इज डिपेंडेंट, actually no, onto and into is defined on the basis of nature of range of the function. If range is equal to codomain, then that function will be onto. If range is the proper subset of codomain, then that function will be into function. तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये ऐसे जा रहा है, तो प्रत्येक x के लिए कुछ ना कुछ y होगा। ये इन्फानाइट, x इन्फानाइट y इन्फानाइट, तो ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो
तो प्रत्येक y के लिए, जैसे आप सोचते हैं प्रत्येक x के लिए कुछ ना कुछ y होगा, वैसे ही y पे सोचिए प्रत्येक y के लिए कुछ ना कुछ x होगा। मीन्स कोई y ऐसा नहीं होगा जिसके लिए कुछ ना कुछ x ना हो। तो ये क्या होगा? फंक्शन होगा। अच्छा चलिए, फंक्शन होगा और ये ऑन टू फंक्शन होगा। एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा इस जगह पे, और एक चीज y इक्वल टू बॉक्स x, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये आप जब पहुंचेंगे तो समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि चलिए इसको मैं पहले ही डिस्कस कर देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मैं सेपरेटली डिस्कस कर देता हूँ, तो ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। ये ग्राफ है y इक्वल टू mod x का। जस्ट ग्राफ को आपको माइंड रखना है, जस्ट यू शुड नीड टू कीप द ग्राफ इन योर माइंड। तो एक्चुअली हाँ, आपको जरूरत है, एक्चुअली यू नीड टू कीप इट इन योर माइंड, यू शुड कीप इट इन योर माइंड और ऑलवेज, बिकॉज in the later session actually while I will be discussing about continuity, differentiability, there will always be the use of that, the graph. Actually, if you don't have graph in your mind, you cannot apply your mind and you cannot think about that. Without writing anything on board or paper, you cannot think about that if you don't have graph in your mind. So you should have graph in your mind always. Actually होता क्या है, सारे फंक्शंस का ग्राफ तो पॉसिबल नहीं है उसको ड्रॉ करना। एक पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन बेसिक फंक्शंस जो भी हैं जिसपे क्वेश्चंस आता है, सिग्नम फंक्शन पे क्वेश्चन आता है, आपको 11th में अभी 12th में भी आता है, सिग्नम फंक्शन पे आता है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आता है। ये सब बेसिक फंक्शन है, ये सब बेसिक फंक्शन है, इसको दिमाग में रखना चाहिए। बाकी सब बड़ा बड़ा लेंदी फंक्शन है, उसको दिमाग में रखने से कोई फायदा नहीं है, वो कचरा है। तो ये बेसिक जो भी आता है इसी में बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो बेसिक फंक्शंस मैं 5-6 डिस्कस कर रहा हूँ, कम से कम 20-25 फंक्शन तो है ही जो कि हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। यू शुड कीप दैट ऑलवेज इन योर माइंड। तो y इक्वल टू mod x, हाँ y इक्वल टू, actually I have written it here. Actually I did not look it at that time, did not see it at that time. That's why actually I missed it. That's why I wrote it again here. एक मिनट सर, I wrote it again here. So actually that was not needed at all. Actually I will discuss it right now. And y इक्वल टू ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। एक्चुअली ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, आपको जितने भी फ्रैक्शनल वैल्यू आते हैं, तो फ्रैक्शंस को हटा के जो इंटीग्रल वैल्यू आता है उसका वैल्यू वही होता है। जैसे आपको x है y है, तो x अगर 0.1 लेंगे तो y क्या होगा? 0। मीन्स ये फ्रैक्शनल पार्ट को हटा के जो बचा वही वैल्यू होगा। 2.1 फ्रैक्शनल पार्ट को हटा के जो वैल्यू बचा 2 वही होगा। मान लीजिए 3.02, तो फ्रैक्शनल पार्ट को हटा के जो वैल्यू आएगा वही होगा 3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब हुआ जितना भी फ्रैक्शनल पार्ट है उसको आप रिमूव कर दीजिए, जो बचता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है और वही y का वैल्यू होता है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि ये कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू का एक इंटीग्रल वैल्यू आ रहा है, तो इसी को हम कहते हैं इंटीग्रल फंक्शन, नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको बोल देते हैं, भूल जाता हूं, ग्रेटेस्ट
इंटीजर फंक्शन, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मीन्स जो भी हमारे पास क्वांटिटी है 5.56 है, तो हमारे पास मैक्सिमम जो इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू है, उसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम इंटीजर जो है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि x के इस वैल्यू के लिए y का ये वैल्यू आ रहा है, तो इसको आप, इस पॉइंट को आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। x 0 से 0.99 के लिए ये 0 होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, अचानक जैसे ही 1 होगा ये क्या होगा, 0 होगा, 0.99 तक इसका वैल्यू 0 होगा। जैसे ही इंटीजर होगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 1 पॉइंट समथिंग समथिंग के लिए ये 1 ही रहेगा। फिर जैसे ही 1.999 के बाद जैसे ही 2 पे जाएगा ये जंप कर जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 1.999 के लिए ये 1 ही होगा। तो इस तरह से ये ग्राफ हो गया y टू बॉक्स x। इसको क्या बोलते हैं, बॉक्स x। इसको बॉक्स x प्रोनाउंस करते हैं, इसको बॉक्स x क्या करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। तो ये बॉक्स x हुआ और ये x एक्सिस हुआ और ये y एक्सिस हुआ। तो x के 0 से 0.1, 0.2, 0.3 से 0.999 के लिए ये क्या होगा, 0 होगा। और x के 1 वैल्यू के लिए ये क्या हो जाएगा, y बॉक्स x 1 हो जाएगा। x अगर 1 है, x के दिस वैल्यू के लिए y क्या होगा, 0 होगा, x 1 होगा। तो ये बॉक्स x क्या होगा, ये बॉक्स x लिख लीजिए, या y की वैल्यू तो बॉक्स x ही है। तो x 1 है तो बॉक्स x क्या होगा, 1 होगा। x 1 है तो बॉक्स x 1 होगा। x के इंटीजर वैल्यू के लिए वो इंटीजर होगा, बाकी उससे जितना भी छोटा है सब क्या होगा, 0 होगा, उससे एक कम होगा। मतलब जो इंटीजर पार्ट है सिर्फ उसी को शो करेगा, वो वही आउटपुट देगा। एक्चुअली फॉर एवरी फ्रैक्शनल पार्ट, फॉर एवरी फ्रैक्शन विच इज बिलो दैट इंटीजर, actually when you define it on paper what is greatest integer function, then the greatest integer function is where for every fractional value there will be one output, only integral part, the output will be integral part, and Ruby आउटपुट इंटीजर होगा। और x समझ गए, तो x इतना, x 1 पे 1 होगा, x 1.0, 1.2, 1.3, 1.4 ये सब के लिए y क्या होगा, यानी कि y क्या होगा, ये 1 होगा। और x 2 के लिए y 2 होगा। मतलब इंटीजर पे ये इंटीजर होगा, फ्रैक्शन पे क्या होगा, जो इंटीग्रल पार्ट है सिर्फ वही, फ्रैक्शन रिमूव हो जाएगा। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम इसे ड्रॉ करते हैं, यही इसका ग्राफ होगा। एक्चुअली टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, घड़ी का है। हाँ, तो मुझे निकलना भी है। वैसे आप देखिए, ये हो गया y इक्वल टू
बॉक्स एक्स का ग्राफ y इक्वल टू बॉक्स एक्स का ग्राफ ये हुआ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और मैं इसको एक्चुअली थोड़ा जल्दीबाजी में इसको क्या करूँगा, फटाफट इसको ख़त्म करूँगा। ये हो गया। अब बचा आपका क्या, ये दो ग्राफ बचा। एक मिनट, हाँ, तो दो ही ग्राफ बचा है, ये और ये। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, आप पहले पॉइंट लिख लीजिए। x ये एंगल को डिनोट कर रहा है और y उसके साइन वैल्यू को डिनोट कर रहा है। x एंगल और y उसके tan वैल्यू को डिनोट कर रहा है। x इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये आप देखिए, x0 ये x है और ये साइन x। x0 y साइन x क्या होगा, 0। x 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री कितना होगा, हाफ। x अगर 45 डिग्री तो ये क्या होगा, 1/√2। x अगर 60 होगा तो ये क्या होगा, √3/2। x अगर 90 होगा तो ये क्या होगा, 1। x अगर 120 होगा तो साइन निगेटिव हो जाता है और नहीं पॉजिटिव रहता है, यानी ये √3/2। x 180 होगा तो y क्या होगा, 0। इसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ ऐसा होगा। ये 0 डिग्री होगा, ये पाई होगा, ये 2 पाई होगा, ये 3 पाई/2 होगा। ये हर पाई पे x एक्सिस को टच करेगा। ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ। आप देखिए, आप ये tan x का ग्राफ है। ये tan x का ग्राफ है। पहले इसको यहाँ पे ये ले लीजिए tan x, और 0 पे 0 होगा, tan 45 1 होगा, tan 90 इनफाइनाइट होगा, tan -45 पे -1 होगा, -90 पे -1 इन्फिनिटी होगा, और माइनस तो इतना ही करते हैं, x 0 से 90, ये क्या होगा, 0 1 इन्फिनिटी। ये 0 पे 0, 45 पे 1 और 90 पे इन्फिनिटी। 45 पे 1 और 90 पे इन्फिनिटी। तो और यहाँ -45 पे -1 और -90 पे -इन्फिनिटी, ये प्लस है। तो ये y इक्वल टू tan x का ग्राफ होता है। y इक्वल टू tan x का ग्राफ ये हुआ। तो इस तरह से पॉइंट को लेके हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसका नेचर ऐसा ही होता है, एक्यूरेटली ड्रॉ नहीं किया जा सकता, उसको अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ किया जा सकता है। इसका नेचर ऐसा ही होता है, ग्राफ का नेचर आपका ऐसे ही होता है, ऐसे ही कर्व होता है। तो ये हो गया y इक्वल टू tan x का ग्राफ। और अब हम ग्राफ को खत्म करते हैं, ग्राफ की जरूरत नहीं रही अब। इतना ही ग्राफ पढ़ते हैं और अगले क्लास में हम लिमिट कंटिन्यूटी फंक्शन को देखेंगे और लिमिट कंटिन्यूटी दोनों को देखेंगे। तो आप लोग इसको पूरी तरह से रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ताकि अगले क्लास में आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। टाइम कितना हो रहा है, 12, इसलिए पूरा आफ्टरनून। और अब मैं इसको ख़त्म करने जा रहा हूँ। कल अगली क्लास में आप फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी तीनों चीज़ पढ़ाया जाएगा। आपको तैयार रहना है, जितना पढ़ाया गया उसको लेके।
पूरा आपके मेमोरी में होना ही चाहिए। ठीक है, गुड डे। मैं क्लोज कर रहा हूँ सेशन। थैंक यू।